आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरएएस मेन एग्जाम 2021 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। तो चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है दोस्तों कि आरपीएससी के द्वारा आरएएस मेंस की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी है और 27 व 28 जनवरी 2024 को आरएएस मेंस की एग्ज़ाम जो है वो आयोजित की जाएगी। उसका टाइम टेबल अलग से जारी किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी मेन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए पेपर में लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं आरएएस मेंस एग्ज़ाम 2021। ये परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, इन निर्देशों को आप वैसे ही पढ़ लीजिए, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्देश हैं, इनको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ये रफ वर्क के लिए है और ये आपका पेपर है जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज। ये पेपर है फर्स्ट। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स है वो है 200। टोटल क्वेश्चंस हैं वो है 48 इस पेपर के अंदर। और यूनिट जो है इसके अंदर 3 यूनिट होती हैं। प्रत्येक यूनिट के अंदर फिर अलग अलग जो है पार्ट होते हैं। पार्ट है, पार्ट बे, पार्ट्स है, इस प्रकार से अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट पार्ट ए, इसमें देखिए ये जो है 75 मार्क्स की है यूनिट फर्स्ट। और ये जो पार्ट फर्स्ट है ये है 10 नंबर मार्क्स का। इसके अंदर उत्तर सीमा जो है वो 15-15 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन है इसके अंदर 5 हैं। तो आपको उत्तर जो है इसी कॉपी के अंदर लिखना होता है। अब आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि उत्तर सीमा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। निर्धारित उत्तर सीमा से 2, 4, 5 शब्द तो अगर आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उत्तर सीमा 15 शब्द दे रखी है और आपने लिख दिए उसमें 30 शब्द या 40 शब्द या 50 शब्द, तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके जो है उसमें नंबर काटे भी जा सकते हैं, बाकायदा निर्देशों के अंदर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत या रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का नामोल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर इसको षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो 6 शाखाएं हैं इनको षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय वैदिक दर्शन की जो परंपरागत शाखाएं हैं उसमें 4 के नाम है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रावण हत्या क्या है। तो रावण हत्या राजस्थान का अति प्राचीन और प्रसिद्ध तत्लोकवाद्य यंत्र है। 15 शब्द में देना आपको। आप सब सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखें। जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि बाबू जी के भोपे, डूंगर जी जवाहर जी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुहरावर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है, इसके संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे तथा भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा असफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसमें है कि 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया। तत्पश्चात भूमिगत रह करके और आंदोलन का संचालन किया था। ये देखिए, लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया। तो इसका उत्तर है इटली के मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में एक दीवार पर ये जो है ग्रंथ चित्रित किया गया है। अब ये पार्ट बी आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं मार्क्स है 25 और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये पहला क्वेश्चन है, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो आपको 50 शब्दों के अंदर बिल्कुल सटीक इसका उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ठीक है, फिर राजस्थान के बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। फिर ये यूनिट सी आ गई। इसके अंदर आप
मार्क्स देख सकते हैं, ये 40 मार्क्स का है। उत्तर सीमा है कृष्णों की 100। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण कीजिए। 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकीय क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। विवेचना कीजिए। अब अगला जो यूनिट आ गया है, ये यूनिट है सेकंड। और सेकंड यूनिट जो है 65 मार्क्स का है। इसके अंदर पार्ट ए 10 मार्क्स का है। प्रत्येक क्वेश्चन का 15 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं? तो इसके अंदर जो 8 उद्योग हैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको। कोयला उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। ये 8 जो है वो मूल उद्योग है जो आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं। आपको इनके नाम लिखने हैं सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं उसमें सरसों की भूसी व चाल की भूसी और जूली फ्लोरा का मतलब विलायती बबूल, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। तो राजस्व व्यय की जो मुख्य मद हैं वो 2 हैं। नंबर 1 योजनागत व्यय, नंबर 2 गैर योजनागत व्यय। अगला है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो दोस्तों, ये जो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना है, इसका उद्देश्य है कि राजस्थान में चयनित स्थानों में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसानों की आय को दोगुना कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ये तो हो गया उद्देश्य। ठीक है, आपको शॉर्ट में लिखना है ऐसे उद्देश्य, फिर उसके आगे डैश लगा करके शॉर्ट में लिखना है। वित्त पोषक जो संस्था है उसका नाम है विश्व बैंक। ठीक है, वित्त पोषक संस्था का नाम उसके आगे डैश लगा करके विश्व बैंक, ऐसे शॉर्ट के अंदर लिखना है। सतत विकास को परिभाषित कीजिए। तो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। ऐसा विकास जो पर्यावरण के अनुकूल होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना जो विकास होता है वो होता है सतत विकास। पार्ट सेकंड आ गया इसमें, ये पार्ट सेकंड है, 25 मार्क्स का है। उत्तर सीमा प्रश्नों की 50-50 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है 6 नंबर का, भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए। राजस्थान की समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं? अगला क्वेश्चन, देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को बताइए। फिर विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021 से 25 के किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखिए। ये पार्ट सी आ गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं मार्क्स जो है ये 30 नंबर का है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। उत्तर सीमा 100 शब्द है। पहला क्वेश्चन है, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या हैं? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की दृष्टि, विजन एवं प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। अभी जो नए बजट के अंदर नई ऊर्जा नीति नई जो नीतियां घोषित की गई है वो भी आपको याद रखना है। अभी आगे यूनिट 3, ठीक है, वही पैटर्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट क्या है?
तो उत्तर होगा हरविलास शारदा के प्रयासों से ब्रिटिश भारत में बाल विवाह पर रोक का यह अधिनियम 1930 में लागू हुआ था। बना था 1929 में, लागू हुआ था 1930 में, जिसके द्वारा लड़के लड़की की विवाह की जो आयु है वो निर्धारित की गई है। बाल विवाह की रोकथाम का अधिनियम है जो ब्रिटिश शासनकाल में लागू हुआ था। तो इसमें लड़की की जो उम्र है वो 14 वर्ष और लड़के की उम्र वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। आपको शॉर्ट में जो है 2-3 बातें इसमें लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है? क्योंकि जाति व्यवस्था जो है उसी से समाज के अंदर असमानता पाई जाती है। हमारे देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को उच्च और कुछ जातियों को निम्न माना जाता है, और निम्न जातियों के साथ में असमानता का और छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। वैश्विक गांव क्या है? तो विश्व के लोगों का एक दूसरे से जुड़ना। वैश्विक गांव का मतलब विश्व के लोगों का एक दूसरे से जुड़ना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के माध्यम से पूरी दुनिया का एक गांव के रूप में सिमटने का रूपक जो है उसको वैश्विक गांव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है अवैध निजी लाभ के लिए सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा अपनी शक्तियों का उपयोग करना राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। फिर राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है? तो इसमें 3 बातें मुख्य हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, महिला की आयु 55 वर्ष और पुरुष की आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आवेदक की आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। फिर ये पार्ट भी आ गया। ये 50-50 शब्दों के अंदर उत्तर लिखने हैं आपको। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। क्वेश्चन देखिए, MN श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन से लक्षण बताए गए हैं? राजस्थान की जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखी हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। सेवाओं की कोई 4 विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के नाम लिखिए। ठीक है, ये पार्ट बी आ गया। इसके अंदर देखिए 50-50 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। AH मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र PLC का वर्णन कीजिए। और ये आ गया आपकी यूनिट 3। तो यूनिट 3 के अंदर वही 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित जर्नल प्रविष्टियां क्या हैं? मिश्रित जर्नल प्रविष्टियां क्या है? उत्तर है, यदि किसी व्यवहार में 2 से अधिक खाते नाम तथा जमा होते हैं तो ऐसी प्रविष्टियां मिश्रित प्रविष्टियां कहलाती हैं। फिर है, प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो प्रवृत्ति विश्लेषण की 2 विधियां, नंबर 1 राजस्व और लागत विश्लेषण, नंबर 2 निवेश विश्लेषण। फिर है, उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए। तो नंबर 1 लागत केंद्र, नंबर 2 राजस्व केंद्र, नंबर 3 लाभ केंद्र और नंबर 4 निवेश केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है? तो सर्वोच्च जो पद पर बैठा हुआ सरकारी अंकेक्षण है उसका पदनाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं केग, CAG, केग। फिर है, भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया है? तो इसका उत्तर क्या लिखोगे आप? सार्वजनिक व्ययों पर नियंत्रण करना ताकि सरकारी धन का अपव्यय न हो सके एवं उसका प्रयोग सार्वजनिक हित में हो सके। ठीक है, इसके लिए इसको अपनाया जाता है। तो आपको शॉर्ट में उत्तर लिखना है बिल्कुल ये। फिर अगला पार्ट आ गया, उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है, क्यों? इसको स्पष्ट करना है। फिर ये रफ कार्य आ गया और ये आपका पेपर जो है कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उत्तर सीमा के अंदर ही आपको जो है उत्तर लिखना है। उत्तर सीमा से बाहर आपको नहीं जाना है। जो शब्द सीमा दी हुई है उससे चाहे 2, 4, 5 शब्द कम बेशक हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, ऐसी आपको कोशिश करनी है। तो बिल्कुल गागर में सागर भरना, इस तरीके से आपको जो है उत्तर को लिखना है। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।